हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था स्वयं प्रेरकत्व और इसके लिए हमने इसके मान भी निकाले थे, कुंडली के लिए भी निकाला था और परिणाम के लिए भी निकाले थे। तो बेसिकली अपने पास क्या था कि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा था, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था। किसके कारण? स्वयं कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के कारण खुद में ही स्वयं में ही क्या हुआ था, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था। अब वहां पे एक निष्कर्ष तक हम पहुंचे थे। हमने ये यहाँ पे ये डेरिवेशन भी निकाला था। जो अपने पास विद्युत वाहक बल मिला था वो नेगेटिव आया था, डी आई ओवर डी टी। इसका मतलब ये धारा परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। ये धारा परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा कि इसमें इतनी धारा नहीं उत्पन्न हो, उसका विरोध होगा। हम जितना धारा स्थापित करना चाह रहे हैं परिपथ में कि 50 एम्पियर, तो 50 एम्पियर का ये जैसे ही हम फ्लो करेंगे तो ये उसका विरोध करेगा। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये विरोध का काम करता है, इसलिए हम इसको एक तरीके से विरोधी विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। तो ये कहीं पे भी लिख लेना, जहां पे भी नोट किया होगा वहां पे ये एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। इसे क्या कह सकते हैं, स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल को, स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होगा इसको हम क्या कह सकते हैं, विरोधी विद्युत विरोधी वाहक बल। इसको विरोधी वाहक बल भी कहा जा सकता है, वाहक बल भी कहते हैं। और उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये विरोध का काम कर रहा है, तो इसलिए हम विरोधी वाहक बल भी इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब ये विरोधी है और हमें पता है स्थिति परिवर्तन का विरोध कौन से नियम करता था, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जड़त्व का नियम। अपनी स्वयं की स्थिति परिवर्तन का विरोध करता था। तो एक तरीके से ये क्या करेगा, एक जड़त्व का कार्य करेगा। ये किसका कार्य करता है? जड़त्व का कार्य करता है। तो हल्का सा एक तरीके से व्यवहारिक तौर पे इसमें ये भी लिख लेना कि ये जड़त्व के एक जड़त्व के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, इसमें लिख देंगे यह क्या करेगा, भौतिक रूप से जड़त्व स्वप्रेरक, ये जड़त्व, यह जड़त्व की तरह कार्य करता है, कार्य करता है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेना है, भौतिक रूप से क्या करेगा, एक जड़त्व की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पे अपने पास ये आ गया। तो इस प्रकार से ये अपने पास किसका कार्य कर रहा है, जड़त्व का कार्य कर रहा है। तो जड़त्व क्या होता है, स्थिति परिवर्तन का विरोध करने जैसा कार्य हो गया कि धारा को स्थापित होने में ये विरोध करेगा। तो इसी विरोध के लिए हमें इस पर क्या किया जाएगा, एक विरोधी कार्य किया जाएगा और वो कार्य विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाएगा। किसमें? विद्युत सॉरी, चुम्बकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्योंकि यहाँ पे चुम्बकीय गुणधर्म है तो चुम्बकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ, संरक्षित हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन अगली हेडिंग डालेंगे और टॉपिक लिखो इसमें अपने पास। अब लिखते हैं इसमें चुम्बकीय स्थितिज ऊर्जा, चुम्बकीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब अपने पास एक कुंडली है, उसमें क्या है, प्रेरक स्वयं प्रेरण हो रहा है, स्वयं प्रेरकत्व उत्पन्न हो रहा है। तो उसमें क्या देख रहे हैं हम, हमने देखा था स्टार्टिंग में, गौर करना, जब अपने पास एक कुंडली थी तो इस कुंडली में हमने यहाँ पे धारा प्रवाहित की आई, पर इस प्रवाह का विरोध कौन कर रहा है, इसमें उत्पन्न होने वाला ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इस कुंडली में कौन विरोध कर रहा है, ईएमएफ, जो उसका यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर क्या किया जाएगा, एक विरुद्ध कार्य किया जाएगा। तो उसका नाम होगा चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें लिख लेते हैं, इसमें लिखते हैं किसी कुंडली में, किसी किसी कुंडली में धारा स्थापित, स्थापित मतलब उसमें धारा का प्रवाह स्थापित करने के लिए क्या होगा,
इसमें विरोधी होगा तो करने के लिए विरोधी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ई के विरुद्ध, के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, करना पड़ता है। अब यह कार्य क्या हो जाएगा? यह किया गया कार्य, किया गया कार्य चुंबकीय स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। ये लो भाई, अपने पास क्या हो गया? ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब इसको निकालेंगे कैसे? कार्य हो रहा है, तो कार्य को निकालने के लिए यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं? इस आई धारा स्थापित करने पर हम शक्ति देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं किसी कुंडली में, किसी कुंडली में किसी क्षण, किसी क्षण धारा आई प्रवाह के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, शक्ति क्या होगी? अपने पास हम इसको 10th क्लास से ही पढ़ते आए हैं, शक्ति P बराबर क्या होती है? कार्य करने की दर। क्या होती है? कार्य करने की दर, करने की दर। तो दर कैसे निकालेंगे? हम निकालते हैं कि कार्य करने की दर समय के साथ निकाल देंगे, dw/dt। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कार्य करने की दर शक्ति P, P बराबर क्या हो गया? कि सर ये तो शक्ति है, और शक्ति होता है P बराबर वी आई। P बराबर वी आई, वी विभवांतर लेते थे और आई हम धारा लेते थे। अब विभवांतर का काम कौन करेगा? विद्युत वाहक बल, और उसका हम परिमाण ले लेते हैं क्योंकि शक्ति नेगेटिव तो होती नहीं है। और यहाँ पे आई, तो इस प्रकार से हमें मिल गया dw/dt बराबर, इसको कैपिटल बना लेना, ई आई। अब चूंकि अब हमें पता है ई विद्युत वाहक बल क्या होगा? एन डी फाई ओवर डी टी। कहाँ से आया बोलो? ये मान कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हमें किसने बताया था? फैराडे ने। तो यहाँ पे फैराडे नियम से, फैराडे नियम से, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास आ गया dw/dt बराबर, ई का मान रख दिया एन डी फाई ओवर डी टी, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है? आई। ठीक है, अब क्या करेंगे? एन आई, इस एन को मैं अंदर ले जाता हूँ, आई को बाहर ले लेता हूँ। तो dn5/dt। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया? ये जो फेरों की संख्या है इसको इसके साथ रख लिया, और हमने देखा था एन फाई क्या होता है, कि सर एन फाई तो एल आई होता है। हमने ये स्वप्रेरक में देखा था। तो आई मैं लिख दूंगा एल आई d/dt। क्यों लिखा? चूंकि एन फाई बराबर क्या होता है? एल आई, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से। तो ये अपने पास dw/dt। अब ये एल क्या है? ये एक नियतांक है, दिश राशि है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो अपने पास आ गया यहाँ पे एल आई डी आई अपॉन डी टी, और ये क्या है? dw/dt, यानी कि शक्ति एल आई डी आई ओवर डी टी आ गया। अब मुझे चाहिए कुल कार्य, और यहाँ पे दे रखा है कार्य करने की परिवर्तन की दर। तो यहाँ dt से dt हट जाएगा तो dw मिल गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? समाकलन करके कुल कार्य निकाल सकते हैं। तो हम लिख देंगे इसमें धारा स्थापित करने में किया गया कुल कार्य। तो इसमें लिखते हैं धारा आई स्थापन में, स्थापित करने में, स्थापित करने में किया गया कुल कार्य,
कुल कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा अपने पास डब्लू बराबर समाकलन डी डब्लू। अब डी डब्लू का मान देखो ऊपर वाले समीकरण से, एल आई डी आई, क्या हो जाएगा? डी टी से डी टी हट जाएगा, तो एल एल आई डी आई। ये हटने का तरीका थोड़ा सा इसका हम समाकलन कर दें अगर डी टी के सापेक्ष, तब हटेगा। तो डायरेक्ट भी हम मान सकते हैं कि हट जाएगा। नो डाउट आगे की बड़ी क्लासों में थोड़ा सा इस टाइप से देखा जाता है, यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं देंगे। एल नियत संख्या है, और आई धारा कहाँ से कहाँ तक है? जीरो से आई तक। तो अपने पास अंदर बच गया जीरो से आई, एल आई डी टी बच गया। एल ओ सॉरी आई डी आई बच गया। अब ये क्या है? आई का आई के सापेक्ष समाकलन। और हमने समाकलन का एक नियम पढ़ा है, चूंकि जब भी हम x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो क्या आता है? अपने पास आता है सर x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। तो यहीं पे भी यही नियम लगाएंगे, l बार रह जाएगा। देखो i की घात कितनी? एक। और घातों में क्या करना है? एक जोड़ना है। तो i की घात कितनी आ जाएगी? एक प्लस एक। तो यहाँ से i की घात एक प्लस एक दो, और नीचे घातों का योग हो जाएगा एक प्लस एक दो। इसमें तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? एल आई स्क्वायर बाई टू। तो ये हमें क्या मिला? डब्लू मिला। क्या मिला? डब्लू। तो इसमें लिमिट अगर हम रखा जाए जीरो से आई, अगर लिमिट रखेंगे आई की जगह पे, तो वही मान मिल जाएगा, एल आई स्क्वायर बाई टू माइनस का जीरो। अब ये जीरो कैसे आया? बोलोगे कि सर ये जीरो कैसे आया? देखो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे आई की जगह, तो आई का आई रखने पे आई स्क्वायर बाई टू माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे आई की जगह पे, तो जीरो का स्क्वायर बाई टू, तो ये जीरो आ गया, हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये हमें मिला डब्लू। ये हमें मिल गया डब्लू। अब इस डब्लू को ही हम क्या बोल देंगे? यहाँ पे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा यू भी कह सकते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे हम डब्लू क्या मिला? वन बाई टू एल आई स्क्वायर, और इसको ही क्या कहेंगे? चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो ये अपने पास डेरिवेशन निकल के आता है, और इसको हम बोल सकते हैं कि भाई अब चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे एक स्वप्रेरकत्व के कारण क्या मिली है? स्थिति ऊर्जा। और एक संधारित्र में भी देखा है क्या कुछ? संधारित्र में भी जाना पहचाना लग रहा है। स्थिति ऊर्जा क्या थी? वन बाई टू सी बी स्क्वायर। यहाँ पे वन बाई टू एल आई स्क्वायर। यानी कि कुछ ना कुछ तो एक गतिज ऊर्जा जैसे फॉर्मूला काम कर रहा है। गतिज ऊर्जा का क्या होता है? वन बाई टू एम बी स्क्वायर। बी फ्लो, बी वेग होता है वहां पे, यहाँ पे वेग काम कर रहा है धारा, और एल क्या कर रहा है? एम। जैसे हम जड़त्व के नियम में द्रव्यमान को जड़त्व मानते थे, वहां का उसका काम क्या कर रहा है? एल कर रहा है। स्वयं प्रेरकत्व अपने आप में क्या कर रहा है? स्थिति परिवर्तन का विरोध करता था। ये हमने अभी जस्ट पहले लिखा था। तो यहाँ पे एक तरीके से ये द्रव्यमान की भांति एक स्वभाव प्रदर्शित कर रहा है। तो अपने पास इसको फॉर्मूले को याद रखना है, वन बाई टू एल आई स्क्वायर। काफी सारे न्यूमेरिकल कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, तो वहां पे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। तो इसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें चलना है अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अब इसमें अपने पास हेडिंग डालेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व। देखो, अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो होगा क्या? जैसे हमने स्वप्रेरकत्व पढ़ा, बस सेम है। अंतर कितना है? पर यहाँ पे जो चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, खुद कुंडली में नहीं होगा। होगा वो अलग बात है, दूसरी कुंडली में होगा, उस परिघटना को बोलेंगे हम अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अपने पास इसमें लिख लेते हैं
किसी कुंडली में धारा परिवर्तन, धारा परिवर्तन या, अथवा करके लिख रहा हूं, कोई एक लिख देना जब भी परिभाषा पूछी जाए तो, या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन। ठीक है, दोनों में से एक, ऐसा मत करना कि ज्यादा, दोनों लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, के कारण कुंडली के पास उपस्थित अन्य कुंडली में, अन्य कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल ही होगा क्या, या फिर प्रेरित विद्युत धारा भी हो सकती है, या प्रेरित विद्युत धारा, विद्युत धारा का उत्पन्न होना, का उत्पन्न होना क्या कहलाएगा, अन्योन्य प्रेरक, अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। अन्योन्य प्रेरकत्व मतलब अन्योन्य म्यूचुअल, जैसे अपने फेसबुक पे देखा था होगा, एक फ्रेंड दूसरे का फ्रेंड, वो तो एक जनरल फ्रेंड होता है, पर एक अगर, जैसे एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, ये दोनों आपस में फ्रेंड है तो बात अलग है। ये किसी का फ्रेंड है सी, तो ये ए और सी क्या हुए, आपस में म्यूचुअल फ्रेंड हुए, ए और सी, तो वही है। ए आई के कारण धारा ए मिली, और इसके इसके कारण हमें बी मिली, तो एक तरीके से ए और बी के चुंबकीय फ्लक्स में यहाँ पे म्यूचुअल हो रहा है, एक अन्योन्य प्रेरकन प्रेरण भी घटना हो रही है। तो अपन इसको अगर चित्र में देखा जाए तो एक चित्र बना सकते हैं, एक कुंडली लेंगे, एक कुंडली में बना रहा हूँ, इसी प्रकार से कोशिश करना कुंडली बन जाए, थोड़ा सा ऐसे, और इसके पास में क्या है, एक दूसरी कुंडली भी रखी हुई है, पेन पेपर पे बहुत अच्छे से बनेगी। इस प्रकार से दूसरी कुंडली रखी हुई है, इसमें क्या होगा, जब हम धारा प्रवाहित करेंगे आई, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, परिवर्ती धारा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर से क्या हो जाएगा, हमें विक्षेप देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स इसमें पार हो जाएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें ऐसे इसमें लाइन खींच लेना, ठीक है, हल्का सा ऐसे करके, और ये थोड़ा सा इस तरीके से वक्रीय रूप में, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक कुंडली पी मान लेता हूँ, ये द्वितीय कुंडली एस मान लेता हूँ, तो इसमें अन्योन्य प्रेरण के कारण क्या हो रहा है, फ्लक्स के परिवर्तन से यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो ये जी है। अब होगा क्या, जैसे हमने स्वप्रेरकत्व के लिए किया था, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जो उत्पन्न होने वाला विद्युत फ्लक्स है, उस चुंबकीय फ्लक्स है, वो किसके समानुपाती होगा, धारा के। तो इसमें लिख लेते हैं अपन, यदि यदि प्राथमिक कुंडली, यदि प्राथमिक, बहुत आसान है पहले जैसा ही, यदि प्राथमिक कुंडली पी में आईपी धारा प्रवाहित करें तो, प्रवाहित करें तो इसके कारण, इसके कारण द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ फाई एस, इसका मान किसके समानुपाती होगा, का मान
जिसके कारण, याद रखना, जिसके कारण इस फ्लक्स की उत्पत्ति हो रही है। मेन उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? मेन उत्पत्ति हो रही है प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण। तो उस धारा के मान के समानुपाती होगा, का मान आईपी के समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ पे अपने पास मिल जाएगा फाइव एस समानुपाती आईपी। अब यहाँ पे दूसरी कुंडली में आ रहा है तो इसमें एक नियतांक आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक कहेंगे। तो ये अपने पास मिल गया। ठीक है। अब यहाँ एम क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व, या अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक कह दूं मैं, या सीधा ही अन्योन्य प्रेरकत्व कह सकता हूँ, या अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, समझ में आया ना? सिमिलियर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं किया हमने, पहले जैसा ही लिखा है, क्योंकि जैसे एल में था वैसे ही एन हुआ है। अंतर कितना है? जिस धारा के कारण उत्पत्ति होगी उस धारा के ही समानुपाती हमें करना है, बस याद ही रखना है। फ्लक्स किसी भी कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, वो डजेंट मैटर। ये प्रॉपर्टी बताएगी, ये एम क्या बताएगी? ये प्रॉपर्टी बताएगी कि उस कुंडली का कितना गुणधर्म है जो उससे अन्योन्य प्रेरण कर सकता है। एम क्या है? यहाँ पे देखा जाए तो एम जिस कुंडली में हम निकाल रहे हैं फ्लक्स, उस कुंडली का, और जहां से उत्पन्न हो रहा है फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है उस कुंडली के सापेक्ष फ्लक्स है, अन्योन्य प्रेरक प्रेरक गुणांक है। तो इसमें हम आगे क्या देखेंगे? अगर मैं इसको दूसरे रूप में और परिभाषित करना चाहें, जैसे शाब्दिक मैथ वाले टर्म निकालते हैं, तो अगर इसमें समीकरण एक को मैं टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं, क्या कर दूं? समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन, तो देखो एक अच्छी परिभाषा बन सकती है, अवकलन। ऐसा हम उसमें भी कर सकते हैं। हाँ, एक और बात ध्यान रखना, सॉरी, इसमें कुल फ्लक्स एन फाइव, अगर उसमें फेरों की संख्या एन एस है तो ये और नोट कर सकते हैं अपन। फेरों की संख्या उसमें एन एस है तो कुल फ्लक्स कितना आ जाएगा? एन एस फाइव। दूसरी कुंडली है तो एन एस। ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर लेना, करने पर अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? अब देखो, एन एस डी फाइव एस अपॉन डी टी, और यहाँ पे एम नियतांक है डी आई पी अपॉन डी टी। अब मुझसे ये पूछा जाता है कि स्वयं प्रेरकत्व को परिभाषित करो, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। एम बराबर क्या हो गया? एन एस डी फाइव एस अपॉन डी टी अपॉन में डी आई पी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया ऊपर वाली का, कि सर ये तो जानी पहचानी लग रही है। जानी पहचानी क्या है ही अपने काम की, जहां चैप्टर से शुरुआत हुई है वही है ये। फैराडे ने क्या बोला था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? ई बराबर माइनस एन डी फाइव ओवर डी टी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसका मैं ई से नोट कर सकता हूँ, और नीचे क्या है? डी आई पी अपॉन डी टी। तो यहां से भी हम एक तरीके से अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा निकाल सकते हैं। कि कैसे निकालेंगे? अगर किसी भी परिपथ में धारा परिवर्तन कितना हो? 1 एम्पियर पर सेकंड। मैंने बोला ना, एम्पियर पर सेकंड। धारा परिवर्तन के कारण ही हमें क्या मिलता है? प्रेरकत्व मिलता है, स्व प्रेरकत्व मिलता है, अन्योन्य प्रेरकत्व मिलता है। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा डी आई केवल। ये चेंज होना चाहिए टाइम के साथ। किसके साथ? टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। तो अगर कोई धारा परिवर्तन क्या हो रहा है? आई 1 एम्पियर पर सेकंड हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें जो जितना विद्युत वाहक बल होगा वही क्या हो जाएगा? उसका अन्योन्य प्रेरकत्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जब धारा परिवर्तन धारा धारा परिवर्तन डी आई अपॉन डी टी क्या हो? 1 एम्पियर पर सेकंड हो, तो एम को कैसे लिख सकते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल के इक्वल लिखा जा सकता है। इसको शाब्दिक लिखा है, ये मैथ टर्म में लिख दिया है, इसको मौखिक रूप से वैसे लिख के
कि जब किसी परिपथ में धारा परिवर्तन di/dt 1 एम्पियर पर सेकंड होता है तो उसमें अन्योन्य प्रेरकत्व का मान उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत भागवल के तुल्य होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी सिद्धांत पे भाई ट्रांसफार्मर बनते हैं। यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, के सिद्धांत पर कार्य करने वाले उपकरण होते हैं, पर कार्य करते हैं, ऐसा लिख देना, कार्य करते हैं। क्यों? देखो ट्रांसफार्मर जब भी पढ़ोगे ना तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, वो आगे एक चैप्टर में काम आएगा। उसमें क्या होती है, दो कुंडलियां होती हैं, एक कुंडली इधर और एक कुंडली इधर, और एक नर्म लोहे के क्रोड के फ्रेम में ये जुड़े होते हैं। इसमें इधर लगा हुई है, इसमें ये कुंडली ना, एक तरफ तो उच्च विभव से निम्न विभव में चेंज किया जा सकता है, वो अन्योन्य प्रेरण से ही किया जा सकता है। जब निम्न विभव में करेंगे तो वो अपचाई ट्रांसफार्मर हो गए। यहाँ से वोल्टेज बढ़ाना घटाना वो भी काम कर सकते हैं। एक तो अपचाई, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होते हैं, दो तरीके के होते हैं, वो हम अगले चैप्टरों में देख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने अन्योन्य प्रेरकत्व देख लिया। अब जैसे हमने स्वप्रेरकत्व निकाला, ऐसे ही हम अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। किसके लिए? तो हेडिंग डालो, सबसे पहला इसमें करेंगे दो समाक्षीय कुंडली, समाक्षीय कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। कैसी कुंडली है? समाक्षीय है। अब समाक्षीय है तो उनके अक्ष कैसे होंगे? समान अक्ष होंगे। कैसे होंगे? समान अक्ष। ये ध्यान रख लेना, समाक्षीय अक्ष मतलब जो कुंडली बन रही होंगी उनका जो केंद्र बिंदु है वो सभी का एक ही होगा, दोनों कुंडलियों का। कैसे होगा कि मैं मान के चल रहा हूँ एक कुंडली ऐसे है, ये अपने पास एक कुंडली है, ठीक है, तो मैंने ये कुंडली मान ली, और इसमें इसको मैं कुंडली नंबर एक मान रहा हूँ। ये कुंडली कौन सी है? एक नंबर कुंडली, कुंडली एक। अब दूसरी, इस कुंडली का अक्ष कौन सा है? ध्यान रख लेना, इस कुंडली का अक्ष है ये बात। अब यही अक्ष हो और एक और कुंडली आ जाए तो इसमें मैं ऐसे मान सकता हूँ एक दूसरी कुंडली इसी के ऊपर लपेटी हुई है, तो मैं इसी के ऊपर, आप चाहो तो दूसरे पेन से कर लो या फिर इसी पेन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चित्र में समझ में आ जाना चाहिए। एक कुंडली इधर है, ऐसे है, बोलोगे सर आपने तो बना बना चित्र बिगाड़ दिया। अरे बिगाड़ा क्या है, इसमें काम ही ऐसा है तो क्या ही किया जा सकता है बताओ। ये है कुंडली नंबर दो। ये पता चलना चाहिए अपने पास क्या है, दो कुंडली है। यहाँ पे दो समाक्षी कुंडलियां हैं, समाक्षी कुंडली, उन दोनों के क्या है? अक्ष समान है। समाक्षी का मतलब है अक्ष समान, ठीक है। अब ये भी ध्यान रख लेना, इस कुंडली में फेरों की संख्या n1 है, इस कुंडली में फेरों की संख्या n2 है, ठीक है। और बाकी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वगैरह वो सब समान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरुआत करते हैं टॉपिक की, ध्यान से देखना। अब अपने पास क्या होगा, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, उसके कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न होने वाला आ, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात करेंगे एन का। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, कुंडली एक में I1 धारा प्रवाह से, मैंने माना कि I1 धारा प्रवाह हो रही है से कुंडली दो में उत्पन्न फ्लक्स कितना होगा? अब बताओ, उत्पन्न फ्लक्स, फ्लक्स कितना हो जाएगा? एक तो कुल फ्लक्स निकाल रहे हैं N2 Phi2, सही है। उत्पन्न कुल फ्लक्स, चलो मैं इसमें लिख देता हूँ कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स।
तो फ्लक्स कैसे लिखते हैं, फाई, एन फेरे हैं तो एन फाई। अब सेकंड वाली में, किसमें, कुंडली दो में निकाल रहे हैं, तो एन टू फाई टू कितने के बराबर आएगा, कि सर हमने परिभाषा लिखी है वो किस काम आएगी, इसी काम आएगी, देखो, एन एस फाइव एस, तो एम आई पी, जिसके कारण धारा, जिस धारा के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है उसमें एम का गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब ये फाइव टू किस क्या जाएगा, एक तो गुणांक एम, और धारा उत्पत्ति का कारण कौन है, आई वन। फिर एम क्या होगा सर, यहाँ पे तो एक कुंडली और दो कुंडली है, तो एम को मैं नोट कर देता हूँ टू वन, एम को क्या लिख देता हूँ, टू वन। और यहाँ पे एम टू वन क्या रिप्रेजेंट करेगा, कुंडली दो का, कुंडली दो का, कुंडली एक के सापेक्ष, एक के सापेक्ष क्या है ये, अन्योन्य प्रेरकत्व, प्रेरकत्व ध्यान रख लेना। कैसे आ गया, एम टू वन, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो का है भाई, दो पहले है, तो इसका मतलब ये दो का है, किसके सापेक्ष है, प्रथम कुंडली के सापेक्ष। क्यों, क्योंकि उसी से तो धारा उत्पन्न हुआ था, इसलिए हमने उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स से यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हुआ है। तो ये समीकरण अपने पास आ गया। अब इस समीकरण से हम एन टू का मान, एम का मान निकाल सकते हैं। अब इसके लिए मुझे प्रारंभिक जानकारी क्या चाहिए, एक तो मुझे फाई मिल जाए, फाई टू। तो फाई टू के लिए मैं देखता हूँ कि अपने पास, मुझे पता है चूंकि कुंडली एक में धारा प्रवाह, एक में आई वन धारा से, आई वन धारा प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, फ्लक्स नहीं, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बी वन होगा सर। क्या होगा, म्यू जीरो एन वन आई वन, क्योंकि प्रेरक संख्या आई एन वन है और आई वन धारा है, अपॉन में टू आर, ये हमने क्या किया था पहले निकाले हुए हैं। तो इस प्रकार से मुझे ये मिल गया। अब ये वाला चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, ये सेम किसके लिए गिफ्ट में मिलेगा, कुंडली दो के लिए। क्यों, क्योंकि जितना चुंबकीय क्षेत्र कुंडली एक बनाएगी, ये डायरेक्ट किससे संबंध हो जाएगा, कुंडली दो से। कारण क्या है, कारण यहाँ पे यह है, ये कुंडलियां कैसी है, समाक्ष है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र वी वन कुंडली दो से, कुंडली दो से संबंधित हो जाएगा, संबंधित होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कुंडली समाक्षीय हैं, दोनों कुंडली कैसी है, कुंडली समाक्षीय है, समअक्षीय है, उनका अक्ष एक ही है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, अब समाक्षीय है तो मैं यहां से फाई निकाल सकता हूं, इसलिए कुल फ्लक्स एन टू फाई टू, सॉरी, इसलिए मैं क्या पढ़ता था, फाई टू, फाई टू कितना आ जाएगा, कि फाई टू आएगा, हम क्या करते हैं फाई बराबर, चूंकि हम फाई बराबर वी ए करते हैं, वी ए, वी डॉट करते हैं तो यहाँ पे लंबवत की कंडीशन है, तो अपने पास बी, बी बना जाएगा सेकंड कुंडली के लिए, और ए अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा, हम ए से मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमें फाई टू मिल गया, बी वन का मान म्यू जीरो एन वन आई वन अपॉन टू आर, और ए का मान मैं ए ही रहने देता हूं। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये ध्यान देना एक छोटी सी बात, ये केवल एक फेरे की वजह से है। क्यों, हम जब भी चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं तो वो एक फेरे की वजह से देख रहे हैं। अब हमें चाहिए एन फेरे, दूसरी कुंडली है तो एन टू फेरे का, तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, एन टू का मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एन
Phi2 कितना आ जाएगा, μ0 n1 n2 I1 A/2R। मैंने क्या कर दिया, n2 का गुना कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे ऊपर वाले समीकरण में भी n2 है, ये वाला। अब समीकरण एक में एन एम I1 है यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाला है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से क्या हो जाएगा, देखो, इसका ये वाला पक्ष समान है, ये वाला, तो ये वाला पक्ष किसके बराबर आ जाएगा, इसके। तो इसका मतलब हो गया अपने पास M21 I1 बराबर μ0 n1 n2 I1 A/2R। तो अपना डेरिवेशन लगभग लगभग होने को आ गया। तो I1 से धारा I1 कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास आ गया M21, और ये मान हमें निकल के आ गया N1 N2 A/2R। एक तो मिल गया हमें भाई, बड़ा जंग लूट ली हो ऐसे काम हो गया है। देखो ये है ना, अभी करवा रहे हैं, पहली बार कर रहे हो तो तुम्हें इतना लग रहा है, नहीं किया ही क्या है इसमें, देखो दो कुंडली ली है, फेरों की संख्या है N1 N2 मान ली है, पहली कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में कुल फ्लक्स निकाल लिया, वो किसके कारण आता है, स्व प्रेरक अन्य प्रेरकत्व की परिभाषा है MI1 आता है। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र निकाला, क्यों, हमें फाई चाहिए, और फाई के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, I2, फाई बी पता होना चाहिए, फाई बराबर क्या होता है, BA। अब यहाँ पे बी कौन सा मिल जाएगा, चाहे दूसरी कुंडली हो, चुंबकीय क्षेत्र B1 मिल जाएगा। यहाँ से B1 का मान रख दिया और A का मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 दे दिया इसको, यहाँ पे कुल निकाला है। अब समीकरण एक और दो से ये बराबर करके यहाँ से आई से कट गया और वहां से मिल गया। अब क्या होता, यदि मैं क्या करता, इसी प्रकार इसको रिवर्स कर देते हैं, अब की बार धारा किस में प्रवाहित कर देते हैं, द्वितीय कुंडली में। तो अन्योन्य प्रेरण की वजह से, अन्योन्य प्रेरकत्व की वजह से क्या होगा, कुंडली एक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक मिलेगा M12। इसी प्रकार यदि कुंडली दो में, कुंडली दो में I2, I2 धारा, कुंडली दो में I2 धारा प्रवाह हो तो, प्रवाह हो तो कुंडली एक, एक में अन्योन्य प्रेरकत्व से या अन्योन्य प्रेरण से उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक, प्रेरकत्व क्या होगा, M12। अब बताओ ये कैसे निकाला जाए, पहली बार तो इतना डेरिवेशन क्या दोबारा करें, नहीं, अरे कुंडली एक और दो एक जैसे व्यवहार प्रदर्शित कर रही हैं, तो जहां पे वन लिखा है वहां टू लिख दो, टू लिखा है वहां वन लिख दो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, μ0 n2 n1 A/2R। इसको समीकरण नंबर दे देंगे, कोई सा अगला दे देंगे, यहाँ पे दो हो गया, इसको तीन दे देते हैं, इसको चार। ठीक है, इतना काम हो गया, तो इसका मतलब हो ही गया काम, अब तो बचा ही नहीं है। इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि दो समाक्षीय कुंडली के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व है वो समान आता है। समान कितना आया, μ0 n1 n2 A/2R। दोनों समान है, देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला समान है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस प्रकार, दो समाक्षीय कुंडली का एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व समान होता है, प्रेरकत्व समान प्राप्त होता है। तो वो भी कितना है,
M12 या तो M21 कह दें या फिर M12 कह दें, तो वो कितना प्राप्त हुआ है, म्यू जीरो N1 N2 A अपॉन में 2R, और इसको मैं क्या कह दूं, M से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5। अब स्वयं प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, इनमें एक संबंध आता है, स्वयं प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व। क्यों? क्योंकि जब जब अन्योन्य प्रेरकत्व होगा तो उसके साथ में हमें क्या मिल जाएगा, स्वयं प्रेरकत्व, क्योंकि कुंडली में दोनों में अपने आप में धारा प्रवाह हो सकती है, होगी तभी तो अन्योन्य प्रेरकत्व मिला है। तो अगला हेडिंग हम डाल लेते हैं, ये जब क्वेश्चन आए तो ही करना, अन्योन्य प्रेरकत्व व स्वयं प्रेरकत्व, स्वयं प्रेरकत्व में संबंध। और बिल्कुल छोटे तरीके से कराएंगे, ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे डेरिवेशन को, और आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो मैं क्या मान के चलता हूं, माना दो समाक्षीय कुंडलियां, समाक्षीय कुंडली वाला केस माना है, कुंडलियां जिनकी लंबाई जिनकी लंबाई लंबाई को मैं स्मॉल L1 व L2 है, तथा उनमें फेरों की संख्या N1 व N2 है। तो स्वप्रेरकत्व L1 कितना होगा, देखो L1 हमने निकाला हुआ है, L1 हमने निकाला हुआ है, कहाँ निकाला है, L1 के लिए हम चलते हैं ऊपर, ये रहा, ये रहा, यहाँ पे हमने ये निकाला है, L1 निकाला है, L मिल गया तो L, अरे इसमें ना थोड़ा सा इसको स्मॉल L कर देना भाई, स्मॉल L, वरना मिस्टेक हो जाएगी। ये क्या है, लंबाई है, दोनों L एक जैसे हो गए। तो हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, ये वाला, हम क्या काम में ले लें, ये वाला काम में ले लेते हैं, म्यू एन स्क्वायर पाई आर आर स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, अरे प्रणालिका का नहीं लेंगे भाई, सॉरी, हमें लेना है कुंडली का, क्योंकि अपने पास कुंडली है ना, तो ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। तो एल म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर बाई टू, तो ये याद रखो, और इसको लेके चलते हैं अपन अपने वाले आज के फॉर्मूले में, म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर बाई टू। तो चलो पहुंचो अपने क्लास पे नीचे। तो एल वन क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एन वन का स्क्वायर कर देंगे पाई आर बाई टू। ठीक है, किया क्या है, एन वन रख दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें एल वन बराबर, इसको अपन लिख लेते हैं क्या, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एल वन बराबर ऊपर नीचे आर का गुणा कर दें, एन वन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई टू आर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा कुंडली के एक फेरे का, ऐसे, तो ये ए मिल जाएगा, इसलिए मैंने किया है। तो म्यू जीरो एन वन स्क्वायर ए अपॉन का टू आर, ये तो मिल गया मुझे एल वन। अब इसी प्रकार एल टू कितना आ जाएगा, एल टू क्या है, दूसरी कुंडली में धारा प्रवाह से स्वयं प्रेरकत्व, तो म्यू जीरो एन टू स्क्वायर सेम आ जाएगा सर। अंतर कितना आएगा, केवल अंतर ये आएगा कि सर एन वन की जगह एन टू हो जाएगा, और बाकी का क्षेत्रफल वगैरह समाक्षीय कुंडली समान कुंडलियां। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व, कुंडली कैसी है, समाक्षीय है,
समाक्षीय कुंडली है तो हमने इसके लिए डेरिवेशन किया है, तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है। एम कितना आ जाएगा? एम देखो ऊपर, ये रहा, म्यू जीरो एन वन एन टू ए अपॉन टू आर। तो यहाँ पे म्यू जीरो एन वन एन टू ए अपॉन टू आर। देखो याद रखने की एक ट्रिक बताऊं। ट्रिक यह है कि अपने पास यहाँ पे स्क्वायर है, ये दोनों कुंडली के कारण आ रहा है, दोनों कुंडलियों का एक युग्मित गुणधर्म है, अन्योन्य। तो इसका मतलब यहाँ पे एन वन एन टू हो जाएगा। स्क्वायर किसमें टूट गया? दो भागों में। और एल वन में यही है, तो एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक हो गया। तो इस प्रकार से हमें ये मिल गया, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब समीकरण एक और दो गुना करना। समीकरण एक व समीकरण दो का गुना करने पर देखो एक संबंध निकलेगा, एल वन एन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास मिलेगा क्या? ध्यान से देखना, इसका गुना इससे करना है। तो एक तो म्यू जीरो दोनों में है, तो म्यू जीरो स्क्वायर एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर हो जाएगा, ए का ए स्क्वायर और नीचे टू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू जीरो स्क्वायर एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में टू आर का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख दूं, सबकी के ऊपर स्क्वायर है, तो एन वन एन टू ए अपॉन टू आर का होल स्क्वायर। और समीकरण 3 से ये क्या है? इसके अंदर लिखा हुआ मान एम का स्क्वायर, एम की तरह काम कर रहा है। चूंकि एम बराबर क्या है? म्यू जीरो एन वन एन टू ए अपॉन में टू आर। इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, ऐसे लिख सकते हो। या एम बराबर कितना आ जाएगा? रूट एल वन एल टू। एक नया फॉर्मूला मिल गया। तो एल वन एल टू का हमें एक फॉर्मूला मिल गया, और ये फॉर्मूला भी काम का है। दो कुंडलियों के लिए स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, उनमें एक संबंध बताता है। अब यहाँ पे एक विशेष कंडीशन नहीं देखी हमने। हमने देखा कि यहाँ पे दोनों कुंडली समाक्षीय लिए हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा भाई? तो ये फॉर्मूला तो किसके लिए है? उपरोक्त संबंध समाक्षीय कुंडली के लिए है। समाक्षीय जिनके अक्ष समान है, समाक्षीय कुंडली के लिए है। ध्यान रख लेना किस किस में, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व। अब यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना, यदि कुंडली समाक्षीय नहीं हो तो, समाक्षीय नहीं हो तो, नहीं हो तब क्या होगा? तब यही एम हमें एक के का गुना होके एल वन एल टू मिल जाएगा। घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ के को क्या बोलेंगे? युग्मन गुणांक, युग्मन गुणांक। इसको हम इंग्लिश में कपलिंग कपलिंग फैक्टर बोल सकते हैं। कपलिंग फैक्टर कहलाता है। अब देखो, मैंने पहले तो समाक्षीय देखा, समाक्षीय में के की जगह एक आया था। क्यों? फॉर्मूला में देखो एक है, तो के का मान कितना है? एक। तो यहाँ पे अपने पास कुछ विशेष कंडीशन मिल रही है। पहली, समाक्षीय कुंडली, समाक्षीय कुंडली, समाक्षीय कुंडली कैसी थी? एक कुंडली ऐसे थी और इसी के ऊपर दूसरी कुंडली थी। तो इसमें तो के का मान कितना आया? एक, ठीक है। इसमें के का मान एक आया। दूसरी कुंडली अगर हम देखा जाए, ऐसी भी तो हो सकती है, समांतर, समांतर कहते हैं, या फिर दूर दूर वाली। एक कुंडली ऐसे है और एक कुंडली दूर है, पर ये दोनों समांतर है। तो इस कंडीशन में के का मान जीरो से बड़ा और एक से कम होगा। अब एक तीसरी कुंडली और है जो इसके लंबवत रखी हो,
जैसे मैं मान लेता हूँ थर्ड वाली कंडीशन कि ये कुंडली है ऐसे और एक कुंडली ऐसे रखी है। ये कुंडली, तो इसमें कोई कपलिंग होगी नहीं, के बराबर 0 आ जाएगा। तो इसमें लिख देंगे ऐसी कुंडली में, ऐसी कुंडली में कोई युग्मन नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा। तो अपने पास इस तरीके से मेन टॉपिक यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। केवल एक टॉपिक बचा है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और इस टॉपिक में हमने क्या किया है, इसमें बहुत आसान है। स्वयं प्रेरकत्व निकाला, अन्योन्य प्रेरकत्व निकाला है। ये तो दोनों संबंध निकाले हैं, उनको गुणा करके बस वो कर दिया। और ये पहले वाला है, सेम तरीके से ही निकाला। यहाँ केवल दो समाक्षीय कुंडलियों के लिए निकाला जा रहा है और ये इसके लिए परिभाषा वगैरह लिखा है। बस इसमें चुन के फ्लक्स के परिवर्तन से इसमें प्रेरित विद्युत बल का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है, एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में। तो इस प्रकार से इसको पढ़ो। और यहाँ पे अपने पास मेन टॉपिक तो यही रहेगा कि भाई इसको प्रैक्टिस करो। पहले वाला टॉपिक स्वयं प्रेरकत्व किया है और ये किया है, इन दोनों को एक साथ पढ़ो। इधर देखो, उधर देखो क्या किया जा रहा है। इसमें धारा, खुद की धारा, उसमें धारा, पहले वाली कुंडली की धारा ली है, फ्लक्स निकाला गया है। बाद में कैसे कैसे इनके मान निकाले, बी का मान रखा और जिस कुंडली की बात कर रहे हैं उसके लिए बी का मान रखा। समाक्षीय के लिए यहाँ पे सेम रह जाएगा। तो इस प्रकार से इसको प्रैक्टिस करो। और अन्योन्य प्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व, इनके संबंध आपस में, ये हमने ऊर्जा वगैरह सब करवा दिए हैं। और मिलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम होगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है। ओके। थैंक यू।